हेलो स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों के लिए बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का साइकोलॉजी प्रैक्टिकल HSPQ लाई हूँ, जिसके बारे में आज मैं आप लोगों को पूरी जानकारी दूंगी कि ये कैसे किया जाता है और इसमें कौन सा सैद्धांतिक पक्ष होता है और क्रियात्मक पक्ष में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। ठीक है, तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं HSPQ। देखो, सबसे पहली बात कि HSPQ जो है इसको कहते हैं हाई स्कूल पर्सनैलिटी क्वेश्चनर। ये एक टेस्ट है आपका, ठीक है, जिसको हिंदी में हाई स्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली कहते हैं, जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं, है ना। अब देखो, इसका जो सैद्धांतिक पक्ष होता है, सैद्धांतिक पक्ष, इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें लिखते हैं। सैद्धांतिक पक्ष में हम लोग लिखेंगे व्यक्तित्व का। देखो, पहले अर्थ लिख देते हैं कि व्यक्तित्व क्या है। ये पर्सनैलिटी से बना हुआ है और इसका जो लैटिन भाषा के शब्द पर्सोना से बना हुआ है, जिसका अर्थ मुखौटा या नकाब होता है। और उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल पेश करके हम क्या करेंगे, व्यक्तित्व के बारे में डिफाइन कर देंगे। उसके बाद इसकी परिभाषा के बारे में कुछ लिख देते हैं कि परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट आपको भी पता है कि ऑलपोर्ट की परिभाषा होती है। ऑलपोर्ट की परिभाषा क्या कह रही है, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण से उसके अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करता है। ये किसने कहा है, ऑलपोर्ट ने कहा है। उसके बाद हमने एक परिभाषा ली है वैलेंटाइन की। व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। ये किसने कहा है, वैलेंटाइन ने कहा है। इसके बाद एक साइकोलॉजिस्ट है मन, उन्होंने कहा है व्यक्तित्व एक व्यक्ति के गठन, व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं और तरीकों का सबसे विशिष्ट संगठन है। ये किसने कहा है, मन ने कहा है। इसके बाद हम व्यक्तित्व के सिद्धांत के बारे में बताएंगे, जिसमें सबसे पहला सिद्धांत हमने यहाँ पे लिया है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ये मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जो है ये दिया है किसने, फ्रायड ने दिया है। इनका मानना था कि जो व्यक्तित्व का निर्माण है वो इड ईगो और सुपर ईगो से होता है, इसी के द्वारा होता है, जिसमें इन्होंने इड को अचेतन मन की संज्ञा दी है। इसमें इन्होंने कहा है कि जो मूल प्रवृत्तियां और नैसर्गिक इच्छाएं होती हैं, जो मतलब हमारे इच्छाएं जो बहुत दमित होती हैं इच्छाएं, वो इसमें आती हैं, जिनको बहुत दुराचारी इच्छाएं हम कह सकते हैं, वो इसके अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत, इड के अंतर्गत। और इनकी जो पूर्ति है हम शीघ्र ही चाहते हैं, है ना। अब ईगो क्या कहता है, देखिए ईगो को इन्होंने चेतन मन की संज्ञा दी है। ईगो को इन्होंने किसकी संज्ञा दी है, चेतन मन की संज्ञा दी है। इसमें इन्होंने कहा है कि इच्छा शक्ति, बुद्धि व तर्क सम्मिलित होते हैं। यह बाहरी संसार के अनुमान व संभावनाओं से परिष्कृत होता है। फिर इन्होंने सुपर ईगो के बारे में बताया है। सुपर ईगो के बारे में इन्होंने क्या बताया है, सुपर ईगो के बारे में इन्होंने कहा है यह नैतिक मन है, यह आदर्शों से बनता है, यह आत्मनिरीक्षण प्रक्रिया को संभव बनाता है। इसके बाद ये हो गया हमारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रचना सिद्धांत। रचना सिद्धांत हमारा क्या कहता है, इसके जो प्रतिपादक हैं वो है शेल्डन, है ना, शेल्डन ने दिया है इसको। इन्होंने इसमें क्या बताया है, इन्होंने देखो इनके टाइप्स हैं, उसी को इसमें इन्होंने डिफाइन कर दिया है। इन्होंने कहा कि पहला इन्होंने बताया गोलाकृति, ऐसे व्यक्ति जो गोल होते हैं, मतलब जिनका लंबाई और चौड़ाई आप कह सकते हैं कि बराबर होती हैं। इनकी कहते हैं कि इन्होंने कहा है मांसपेशियां इनकी जो होती हैं वो पूरी तरह से विकसित नहीं होती हैं, है ना। इसके बाद सेकंड नंबर पे इन्होंने बताया है आयताकृति। आयताकृति इन्होंने कहा है कि इसमें ऐसे व्यक्तित्व जो होते हैं, इसमें क्या होता है, हड्डियों और मांसपेशियों का विकास दिखाई देता है। उसके बाद लंबाकृति बताया है, ऐसे व्यक्तित्व में केंद्रीय स्नायु संस्थान के मांसपेशीय तंतु विकसित होते हैं। ठीक, इसके बाद थर्ड सिद्धांत जो है वो प्रतिकारक सिद्धांत है। प्रतिकारक सिद्धांत किसने दिया है, आरबी कैटल ने दिया है। इसमें व्यक्ति के कार्यकलाप का प्रतिरूप ही व्यक्तित्व को बताया है इन्होंने। इसके बाद ऑलपोर्ट का सिद्धांत है। ऑलपोर्ट का सिद्धांत जो है इसके प्रतिपादक GW ऑलपोर्ट हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि इनके अनुसार व्यक्तित्व का निर्धारण प्रवृत्तियों
विशेषताओं व वातावरण के प्रति समायोजन से होता है, अर्थात व्यक्तित्व वातावरण, वंशानुक्रम व व्यक्तित्व विभिन्नताओं पर आधारित है। ठीक, ये हो गए हमारे सिद्धांत 4। एक ऑलपोर्ट का हो गया, प्रतिकारक सिद्धांत हो गया, शेल्डन का हो गया, और एक ये आपका किसका हो गया, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लिखेंगे व्यक्तित्व के गुण, जिसमें से हमें कोई ज़्यादा डिफाइन नहीं करना है, बस नंबर वाइज हमें उनको लिख देना है। पहला है स्पष्ट अभिव्यक्ति, सामान्य मानसिक शक्ति, प्रशासक, प्रसन्नमुख, उसके बाद संवेगात्मक परिपक्वता, साहसी, विश्वसनीय, विनीत, सामाजिक। फिर व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक लिखेंगे। इसमें क्या है, वंशानुक्रम, जैविक कारक, शारीरिक रचना, दैहिक प्रवृत्तियां, वातावरण। फिर है व्यक्तित्व के प्रकार आएंगे। व्यक्तित्व के प्रकार सबसे पहले क्रैचमर के अनुसार देखेंगे, क्रैचमर भी इनको कहते हैं। शरीर रचना की दृष्टि से इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, एस्थेनिक लंबकाय, एथलेटिक सुडौलकाय, और पिकनिक गोलकाय। गोलकाय, लंबकाय और सुडौलकाय। उसके बाद स्प्रेंजर ने बताए हैं, स्प्रेंजर ने समाजशास्त्रीय आधार पर बताया है, सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक और कलात्मक। उसके बाद युंग का है टाइप, युंग के मनोवैज्ञानिक आधार पर बताया है। इन्होंने देखो स्टार्टिंग में 2 ही प्रकार दिए थे, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं व्यक्तित्व का परीक्षण। अब व्यक्तित्व का परीक्षण हम लोग कैसे करते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक गुणों का संगठन है, इन्हें मापना ही व्यक्तित्व परीक्षण कहलाता है। व्यक्तित्व का निर्धारण या मापन करना एक कठिन प्रक्रिया है, क्योंकि व्यक्ति में शील गुण अतः शील गुण गत्यात्मक होते हैं, अतः व्यक्तित्व निर्धारण अनुमानता ही हो पाता है। उसके बाद देखो इसके मापन की विधियां, व्यक्तित्व के मापन की विधियां लिखेंगे कौन कौन सी हैं। व्यवहारिक विधि है, संबंधित विधि है, व्यक्तित्व अनुसूची है, प्रक्षेपी विधियां हैं। व्यवहारिक विधियों में प्रश्नावली आएगी, साक्षात्कार विधि आएगी, निरीक्षण विधि आएगी, स्थिति परीक्षण विधि आएगी, व्यक्ति इतिहास विधि, डायरी विधि, हस्तलेखन विधि। इसके बाद संबंधित विधियों में समायोजन, चिंता, नैराश्य, स्नायु दौर्बल्यता और आत्मबोध, स्वभाव निरीक्षण। फिर व्यक्तिगत सूची है, इसमें शील गुण सूची और बहुशील गुण सूची आएगी। इसके बाद प्रक्षेपी विधियां हैं, इसमें शब्द साहचर्य परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, खेल प्रणाली, कहानी बताओ परीक्षण, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, बालक बोध परीक्षण, प्रौढ़ बोध परीक्षण। ये उसके बाद हम लिखेंगे व्यक्तित्व परीक्षण का महत्व, मतलब इस जो परीक्षण है इसका महत्व क्या हो सकता है। इसमें बताएंगे कि देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि व्यक्तित्व परीक्षणों का प्रयोग छात्रों, सैनिकों तथा विभिन्न सेवाओं के कर्मचारियों के चयन हेतु किया जाता है। फिर सेकेंड है, इनका प्रयोग मानसिक रोगियों के उपचार में किया जाता है। इनका उपयोग व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में किया जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, इनका उपयोग व्यक्ति की रुचियों, इच्छाओं, प्रवृत्तियों, आवश्यकताओं आदि की जानकारी प्राप्त करके व्यक्तित्व निर्देशन में किया जाता है। इनके आधार पर वैयक्तिक विभिन्नताओं के अनुसार पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि आदि की व्यवस्था की जाती है। फिर व्यक्तित्व निर्माण में सहायक है। इनके द्वारा मानसिक अस्वस्थता, पिछड़ापन, अनुशासनहीनता आदि कारणों का पता लगाया जा सकता है। ठीक, इसके बाद अब हमारा सैद्धांतिक पक्ष देखिए खत्म हो गया है ना। सैद्धांतिक पक्ष हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम करेंगे क्रियात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष क्या होता है? क्रियात्मक पक्ष का इन द सेंस कि हमें क्या करना है, अब क्रियात्मक पक्ष जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है हमारा उसको देखना है कि अब इस प्रैक्टिकल में, इस टेस्ट में हमें करना क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। देखिए इस टेस्ट में हमें क्या क्या चीज़ें करनी है, एक सेकेंड। देखिए सबसे पहले तो आपको एक ब्लैंक आंसर सीट प्रोवाइड कराई जाएगी। आंसर सीट इसे कहते हैं, आप देख लीजिए अच्छे से, है ना। इसको कहते हैं आंसर सीट। ये क्या है, देखिए इसमें ब्लॉक बने हुए हैं, छोटे छोटे ब्लॉक बने हुए हैं। देखो ये ब्लॉक बने हुए हैं, ये ब्लॉक बने हुए हैं, पूरा ABC 3
आंसर। उसके बाद आपको एक क्वेश्चनायर दी जाएगी, ये क्वेश्चनायर है, HSPQ की क्वेश्चनायर है ना। इसमें देखिए निर्देश भी दिए हुए हैं आपको कि कैसे क्या क्या करना है आपको। इसके बाद देखिए इसमें देखेंगे तो देखिए अंदर इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें आपके 142 क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए एक बार वन पूरा लास्ट तक। ये देखिए लास्ट 142 क्वेश्चन है। अब देखिए इन क्वेश्चंस को हमें पढ़कर क्या करना है, ये जितने 142 क्वेश्चंस हैं इसमें इन सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, और इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके हमें ये जो ब्लॉक दिए हुए हैं इनको फिल करना है, एक एक ब्लॉक। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा और पढ़ते ही जो भी आंसर हमें समझ में आएगा उसको हम ब्लैक कर देंगे, पेंसिल से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ आप ब्लैक पेन से भी कर सकते हैं। ठीक, पहले तो आपको इसमें जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, जैसे नेम दिया हुआ है ना, एज दी हुई है, सेक्स दिया हुआ है, स्कूल दिया हुआ है ना, और टुडे डेट दी हुई है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रयोज्य से फिल कराना है, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उससे फिल कराना है। और सब्जेक्ट आपका 6 से 14 साल का होना चाहिए, क्योंकि ये जो आपका टेस्ट है ये 6 से 14 साल के बच्चों पर ही अप्लाई होता है, क्योंकि ये इसका क्या नाम है, हाई स्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली है ये। तो ये जो है प्रश्नावली ये 6 से 14 साल तक के बच्चों के ऊपर ही अप्लाई की जा सकती है। ठीक है, तो आपको पहले ये क्वेश्चन ये आंसर सीट दी गई, उसके बाद आपको ये वाली आंसर क्वेश्चन बुकलेट दिया गया, आप इससे क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आप इसमें पूरा ब्लॉक को फिल करेंगे। जब आप इसको पूरी तरह से फिल कर लेंगे, जब ब्लॉक आप फिल कर लेते हैं, उसके बाद आपको स्टेंसिल दी जाती है। स्टेंसिल दो होती हैं, एक फर्स्ट स्टेंसिल होती है, देखिए स्टेंसिल इसे कहते हैं, ये है आपकी स्टेंसिल, ये देखिए इसमें ऐसे छेद छेद बने होते हैं, ब्लॉक बने होते हैं सर्किल में, इसको कहते हैं स्टेंसिल। ये फर्स्ट स्टेंसिल है और ये आपकी सेकंड स्टेंसिल है, इसको सेकंड स्टेंसिल कहते हैं। अब ये जो स्टेंसिल होती है हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे आपने देखा ये कि इसमें हमने जब सारे ब्लॉक फिल कर दिए, तो अब हमें देखना है कि हमारे कितना आया है स्कोर। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए आपको स्टार दिख रहा है, इस स्टार में हम ये पहले लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, ये देखिए ये जो स्टार है और ये वाला सर्किल, इसको हम यहाँ पे मैच कराएंगे कि हमारा स्टार पे ही हो। उसके बाद इसको लगाने के बाद अब देखिए जो भी हमने अगर ब्लॉक फिल किए होंगे तो वही वही ब्लॉक हमें इसमें दिखेंगे। जब इसमें वही वाले ब्लॉक दिखेंगे तो जैसे यहाँ पे बी लिखा हुआ है, ये देखिए बी लिखा हुआ है ना, ये बी जो लिखा हुआ है इसी बी वाले में हम देखेंगे कितने ब्लॉक हैं। अगर हमें 4 जैसे 1 ब्लॉक दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 4 5 ब्लॉक दिख रहे हैं, और अगर ये फिल होंगे कलर होंगे तो हम इनको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 ऐसे फिल कर काउंट करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। यही जो हमारा नंबर होगा काउंट करने के बाद, यही क्या होगा, हमारा रॉ स्कोर होगा। इसको ही हम क्या कहते हैं, रॉ स्कोर कहते हैं। ठीक है, ये हम इस तरह से पूरे इसमें स्टेंसिल लगा के, फर्स्ट स्टेंसिल और सेकंड स्टेंसिल दोनों को लगा करके हम अपने स्कोर, रॉ स्कोर निकाल लेंगे। इनको काउंट करते जाएंगे, जितने ब्लैक वाले हमें दिखेंगे जिसको हम कलर कर चुके हैं, वो वाले जो ब्लॉक दिखेंगे हम उनको काउंट करके उसी वाले ब्लॉक में हम लिख देंगे। इस तरह हमारा क्या निकल आएगा, हमारा रॉ स्कोर निकल आएगा, और रॉ स्कोर हमें यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, ये 14 फैक्टर हैं हमारे ए से लेकर के Q4 तक, इन्हीं के रॉ स्कोर हमें इसमें फिल कर देना है। इसके बाद हमें क्या करना है, जब हम इसमें रॉ स्कोर फिल कर देंगे तो हमें क्या दिया जाएगा, मैनुअल दिया जाएगा। अब मैनुअल ये है आपका मैनुअल, इसको कहते हैं मैनुअल, है ना। अब मैनुअल में हमें क्या करना है, हम इसमें देखेंगे स्टैंडर्ड स्कोर, क्योंकि अब हमें स्टैंडर्ड स्कोर देखना है। स्टैंडर्ड स्कोर के बाद ही हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं। तो देखिए जैसे अगर हमने फर्स्ट वाले में काउंट किया था, हमारा रॉ स्कोर 4 आया था, तो 4, अब देखिए ए वाले में हमारा 4 आया था, तो हमने ये देखिए 4 यहाँ पे देखा। अगर हमारा 6 आया होता तो 6 इसमें था, तो अगर 6 ये है तो हमारा स्टैंडर्ड स्कोर कितना हो गया, 2 हो गया। हमारा स्टैंडर्ड स्कोर 2 आया, है ना।
तो अब अगर हमारा रॉ स्कोर 6 आया है तो हमारा ये जितने ऊपर लिखे हुए हैं ये हमारे स्टैंडर्ड स्कोर हैं। तो अगर हमारा 6 आया है रॉ स्कोर तो हमारा स्टैंडर्ड स्कोर 2 आया है। इसी तरह अगर डी वाले पार्ट में हमारा रॉ स्कोर जो है वो 7 आया है तो हमारा स्टैंडर्ड स्कोर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरह हम सारे स्टैंडर्ड स्कोर भी काउंट कर लेंगे। स्टैंडर्ड स्कोर काउंट करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिल कर लेंगे सारे स्टैंडर्ड स्कोर को। उसके बाद हमें एक और शीट दी जाएगी, ये वाली शीट दी जाएगी आपको, ये सीट दी जाएगी। इसमें हमें क्या करना है, जो भी हमारे स्टैंडर्ड स्कोर आए हुए हैं, 3 आया है, 4 आया है, 5 आया है, 6 आया है, 7 आया है, 8 आया है, तो अब क्या करना है, जैसे हमारा ए में आया है स्टैंडर्ड स्कोर 4, तो हम लोग क्या करेंगे, ये रहा हमारा 4, तो हम लोग क्या करेंगे, ए में 4 आया है तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने हिसाब से पॉइंट कर देंगे। पॉइंट तो लगे हुए हैं ऑलरेडी, लेकिन इसी के ऊपर हम अपने जानकारी के लिए यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। फिर बी में हमारा आया है 6 आया है तो हम यहाँ 6 के पास पॉइंट कर देते हैं। उसके बाद हमारा सी में फिर से 3 आया है तो हम 3 लगा देंगे, है ना, 3 पे लगा देंगे। उसके बाद डी में हमारा 8 आया है तो हम 8 पे लगाएंगे। फिर इसी तरह पूरे में लगाने के बाद ये यहाँ पे हमारे कौन से स्कोर आ रहे हैं, स्टैंडर्ड स्कोर आ रहे हैं। अब इनको काउंट करने के बाद, इनको ये पॉइंट लगाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ बना देते हैं। जैसे ये आया था इधर 6 पे आया था, फिर ये 6 से हमारा ये गया, है ना। इस तरह ये जब ऐसे करके बनेगा, हमारा ऐसे करके बन रहा है, तो इसी तरह हम पूरा ग्राफ अपना कंप्लीट कर लेंगे, है ना। इस तरह हम अपना ग्राफ पूरा नीचे तक कंप्लीट कर लेंगे। सारे ने देखेंगे कितना स्टैंडर्ड स्कोर आया है, स्टैंडर्ड स्कोर के अकॉर्डिंग हम अपना पूरा ग्राफ कंप्लीट कर लेते हैं। ग्राफ कंप्लीट करने के बाद हमें पता चलता है, अगर हमारा ग्राफ देखो, जैसे इसमें देखो लगभग बराबर ही है, कुछ पॉइंट इस साइड आ रहे हैं, कुछ पॉइंट इस साइड आ रहे हैं, लेकिन अगर हमारा जो स्टैंडर्ड स्कोर है, हमारा ग्राफ जो है वो पूरा इसी साइड बनता है, मतलब 5 के इस साइड लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा कैंडिडेट है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो कैसा है, वो लेस इंटेलिजेंट है, वो कम आकर्षक व्यक्तित्व का धनी है। और लेकिन अगर हमारा जो स्टैंडर्ड स्कोर है वो 6 के इधर लाई कर रहा है, तो हमारा कैसा है, जो हमारा जो कैंडिडेट है, जो हमारा सब्जेक्ट है, उसका व्यक्तित्व जो है, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो मोर इंटेलिजेंट है और मोर अट्रैक्टिव है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इतना समझ में आ गया, हाँ ठीक है। अब इसके बाद हमें लिखना है, तो अब हम क्रियात्मक पक्ष लिखेंगे, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लिखेंगे। तो देखिए क्रियात्मक पक्ष लिखने के लिए, देखिए सबसे पहले हमें क्रियात्मक पक्ष में क्या लिखना है, क्रियात्मक पक्ष में हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रियात्मक पक्ष हमने हेडिंग डाल दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, परीक्षण का नाम जो क्या है, कैटल हाई स्कूल व्यक्तित्व प्रश्नावली है, ये लिखेंगे। फिर उसके बाद उद्देश्य क्या है हमारा, HSPQ की सहायता से प्रयोज्य के व्यक्तित्व की 14 आयामों का पता लगाना। 14 आयाम वही जो A से लेकर के Q4 तक थे, वो 14 आयाम है हमारे। फिर उसके बाद प्रयोज्य, यानी कि प्रयोज्य वह है जिसको आप लेके आए हैं, सब्जेक्ट आपका, कि जिसके ऊपर आप परीक्षण करने जा रहे हैं, वो आपका प्रयोज्य होगा। ठीक, तो प्रयोज्य का नाम लिखेंगे, उसकी आयु लिखेंगे, लिंग लिखेंगे, शिक्षा किस क्लास का है वो लिखेंगे, शारीरिक एवं मानसिक स्थिति लिखेंगे, उसकी परीक्षण का समय लिखेंगे और परीक्षण की डेट लिखेंगे। उसके बाद परीक्षणकर्ता का परिचय, मतलब आप जो बीएड के प्रशिक्षु हैं उनका नाम यहाँ पे आएगा परीक्षणकर्ता के जगह पे। उसके बाद उनकी शिक्षा क्या है, उन्होंने एमए कर रखा है कि बीए करके ही वो आए हैं, तो जो भी उनकी शिक्षा होगी वो यहाँ पे होगी। उसके बाद व्यवसाय, उनका व्यवसाय, सभी का व्यवसाय क्या पड़ेगा, शिक्षक प्रशिक्षार्थी पड़ेगा, क्योंकि वो शिक्षक का बनने का प्रशिक्षण ले रहे हैं, है ना। इसके बाद उपकरण एवं सामग्री, उपकरण और सामग्री में एक तो देखो परीक्षण पुस्तिका हो गई, एक उत्तर पत्रक हो गया, परीक्षण नियमावली हो गई और गणना के लिए स्टेंसिल हो गई। ठीक, इसके बाद अब परीक्षण करने के लिए हमें प्रारंभिक तैयारी क्या क्या करनी होती है उसके बारे में लिखेंगे। देखो क्या क्या करनी होती है,
प्रयोज्य को शांत व हवादार कमरे में बैठाएंगे। उसके बाद सेकंड, परीक्षण कक्ष में पर्याप्त प्रकाश की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। मतलब अगर हम प्रयोज्य को ला रहे हैं तो ऐसे कमरे में ना बिठाएं जहाँ पे शांति ना हो, वहाँ सब लोग बोल रहे हों, सब बातें कर रहे हो, ऐसे कमरे में नहीं, एकदम शांत और हवादार कमरे में, मतलब जहाँ पे वेंटिलेशन की सुविधा हो वहाँ पे बिठाते हैं और वहाँ पे लाइट वगैरह हो। उसके बाद अब हम उसको निर्देश देते हैं, अपने प्रयोज्य को, जो सब्जेक्ट होता है हमें उसे हम लोग निर्देश देते हैं। क्या निर्देश देते हैं? देखिए, पहला नंबर, तुम्हें एक उत्तर पत्रक दिया गया है, इसमें यथास्थान अपने बारे में आवश्यक विवरण भर दीजिए। वही जो हमने आपको बताया कि नाम भरो, एज भरो, है ना, ये सारी चीज़ें इसमें भरनी होती हैं। उसके बाद अब तुम्हें एक परीक्षण पुस्तिका दे रहे हैं, जो आपने क्वेश्चनर 142 क्वेश्चंस की दी थी, वही वाली पुस्तिका दे रहे हैं। इसमें तुम्हारी रुचियां, पसंद नापसंद के बारे में कुछ प्रश्न है। पहले मैं तुम्हें उदाहरण द्वारा स्पष्ट कर दूंगी कि तुम्हें किस प्रकार उत्तर लिखना है। ठीक, जैसे हमने आपको बताया कि आप जब भी उसको पढ़ेंगे तो जैसे ही आपको जो उत्तर समझ में आता है आप उसको ब्लॉक को फिल कर देंगे। फिर देखो थर्ड नंबर पे क्या कह रहा है, तुम्हें प्रत्येक प्रश्न के सामने उत्तरों के रूप में कुछ विकल्प दिए हैं। इन विकल्पों में से जो तुम्हारे संबंध में लागू होता है उसे ही उत्तर पत्रक पर प्रश्न के आगे उसी क्रम में वर्ग को पेंसिल से काला कर दें, है ना। इसके बाद देखो, अपने संबंध में गलत उत्तर ना दें, क्योंकि इससे तुम्हारे व्यक्तित्व का गलत मूल्यांकन होगा। हमें तो केवल इस परीक्षण से तुम्हारे व्यक्तित्व का पता लगाना है। मतलब आपको इसमें गलत उत्तर नहीं देना है, क्योंकि अगर आप गलत देंगे तो आपके ही व्यक्तित्व का मूल्यांकन गलत होगा, है ना। इसलिए हमें सही उत्तर देना है। उसके बाद कोई भी प्रश्न अधूरा या बिना दिए नहीं छोड़ना है। मतलब हमें सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन बिना अटेम्प्ट किए नहीं छोड़ना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, किसी भी प्रश्न को पढ़कर परेशानी का अनुभव ना करें, जो सत्य हो वही उत्तर सही करें। ठीक है, किसी भी प्रश्न को पढ़कर परेशान नहीं होना है, हमें जो सही हो वही उत्तर देना है। इसके बाद देखिए क्या कह रहा है नेक्स्ट कह रहा है कि किसी उत्तर को देने में अधिक समय ना लें, जो स्वाभाविक रूप से उत्तर पहले तुम्हारे मस्तिष्क में आए उसी पर चिन्हित करें। एक प्रश्न का केवल एक ही उत्तर दें। मतलब इसमें इतना ज़्यादा समय नहीं लगाना है, आप पढ़ें, जो आपको पहले सही लगे वही आप उत्तर दे दें। उसके बाद इस प्रश्नावली में आपको कुछ प्रश्न एक जैसे प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन कोई प्रश्न समान नहीं है ना। आपको लगेगा कि एक जैसे हैं लेकिन वो एक जैसे नहीं हैं। फिर तुम्हें परीक्षण के संबंध में कोई जानकारी या बात समझ ना आई हो तो उसे अभी पूछ सकते हैं। परीक्षण प्रारंभ होने पर कुछ भी नहीं बताया जाएगा। ठीक, पहले ही आप पूछ लें, बाद में कुछ नहीं बताया जाएगा, बाद में आपको पूरा कंप्लीट ही करना है। मेरे प्रारंभ शब्द कहने पर कार्य प्रारंभ कर देंगे और समाप्त करने पर कलम यथावत स्थान पर रख देंगे। फिर परीक्षण पुस्तिका पर कहीं भी कुछ भी लिखना नहीं है। मतलब आपको जो क्वेश्चनर है, क्वेश्चनर पे कुछ भी नहीं लिखना है, ना टिक लगाना है, आपको केवल उसी ब्लॉक को फिल करना है। फिर अब देखो विधि क्या है, अब कैसे आपको करना है। सबसे पहले प्रयोज्य से उत्तर पत्रक पर अपने संबंध में जानकारी लिखने को जानकारी लिखने के बाद उन्हें परीक्षण पुस्तिका वितरित कर दी जाएगी। आवश्यक निर्देश से पहले उन्हें उत्तर देने की विधि से अवगत कराया गया। परीक्षण की समय सीमा नहीं है, जैसे जैसे छात्र उत्तर प्रपत्र लाते गए उन्हें एकत्र करते गए। मतलब इसमें कोई भी समय सीमा नहीं है, आप लेकिन इतना भी टाइम नहीं लगाना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को करके जैसे ही खत्म हो जाता है आप लाते जाएंगे। अंत में गणना कुंजी के द्वारा सभी आयाम के रॉय स्कोर ज्ञात किए गए। जैसे मैंने बताया कि जब आप कर लेंगे तो स्टेंसिल लगा के उन्हीं जो सही वाले हैं उन ब्लॉक्स को आप काउंट कर लेंगे, वही आपका रॉय स्कोर होगा। रॉय स्कोर को स्टेन स्कोर में मैनुअल द्वारा परिवर्तित कर देंगे, तो मैनुअल की सहायता से हम स्टैंडर्ड स्कोर देखते हैं। फिर परीक्षण नियमावली से प्रत्येक स्टेन की व्याख्या से व्यक्तित्वशील गुण का पता लगा लेते हैं। अब व्यक्तित्वशील गुण का वही जो आपको सेकेंड वाला पेज दिया गया था उससे आप पता लगा लेंगे। अब देखिए इसमें एक निरीक्षण तालिका बनेगी। ये आपकी निरीक्षण तालिका है। निरीक्षण तालिका में कौन कौन से ब्लॉक रहेंगे, देखिए एक सीरियल नंबर का रहेगा, फैक्टर्स रहेंगे, रॉय स्कोर रहेगा, स्टेन स्कोर रहेगा और डिस्क्रिप्शन रहेगा। तो देखिए सीरियल नंबर 14 तक जाएंगे, फैक्टर भी आपके 14 तक हैं, ए से लेकर Q4 तक,
और अब जो रॉ स्कोर आया, जैसे आपका हो सकता है इसमें देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, आपको एज इट इज़ नहीं लिखना है, आपका जो आएगा रॉ स्कोर आपको वहाँ पे वही लिखना है। जैसे इसमें देखो 41140, अगर 4 आया तो इसमें स्टैंडर्ड स्कोर 3 आया है, और अगर आपका 3 आया तो इसमें इसका मतलब है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो रिजर्व कैटेगरी की है ना, इसमें वो बताया गया है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये सारे रॉ स्कोर और स्टैंडर्ड स्कोर इसमें लिखे हुए हैं। ठीक, ये हो गई आपकी निरीक्षण तालिका, जब आपने पहले स्टार्टिंग में देखा। अब परिणाम तालिका, रिजल्ट टेबल कौन सी है देख लिए। रिजल्ट में क्या कहा गया है, ये देखिए, इसमें भी सीरियल नंबर है, फैक्टर्स हैं, ट्रेट्स हैं, मतलब आपके गुण, सील गुण, और स्टैंडर्ड स्कोर। अब इसमें केवल स्टैंडर्ड स्कोर लिख दिया है हमने। उसके बाद जैसे 3 आया है स्टैंडर्ड स्कोर, तो पर्सनैलिटी कैसी है, रिजर्व कैटेगरी, लेस इंटेलिजेंस, अफेक्टेड बाय फीलिंग्स, फ्लैग्मेटिक, ओबीडियंट, सोबर, एक्सपेडियंट, है ना, साई। तो इस तरह आप देखेंगे कि स्टैंडर्ड स्कोर के अकॉर्डिंग उसी में जो आपको सेकंड वाला पेज मिलेगा उसमें ये सारी चीज़ें लिखी रहती हैं, तो आप इससे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, है ना। इसके बाद अब व्याख्या करना है। व्याख्या में देखिए क्या करते हैं, प्रयोज्य पर किए गए परीक्षण में प्रत्येक फैक्टर के अलग अलग रॉ स्कोर तथा स्टैंड स्कोर प्राप्त होते हैं। ये तो आपको पता ही है क्योंकि आपने किया है। जब कैलकुलेट करेंगे तो रॉ स्कोर भी अलग अलग आएगा और स्टैंडर्ड स्कोर भी अलग अलग आएगा। अब इसकी व्याख्या कर देते हैं। देखो जैसे मैंने केवल एक फैक्टर ए का किया हुआ है, तो फैक्टर ए का इसी तरह आप सबका कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आया हुआ है ना, ये देखिए जैसे स्टैंडर्ड स्कोर आया है और रॉ स्कोर आपने पीछे निकाला है, तो इसी को लेकर के हम व्याख्या करते हैं। देखिए जैसे फैक्टर ए की क्या किया है, फैक्टर ए का रॉ स्कोर, जैसे रॉ स्कोर आपका जितना आया है वो लिख देंगे, फिर स्टैंडर्ड स्कोर आपका 3 आया है, जिससे प्रयोज्य के रिजर्व्ड सील गुण का पता चलता है। बस इतनी ही व्याख्या करनी है। इसी प्रकार पूरे 14 आयामों को आप देख लेंगे और इसी तरह डिस्क्रिप्शन पूरे 14 के देने हैं, ए से लेकर के Q4 तक का। उसके बाद आपको निष्कर्ष निकालना है। निष्कर्ष में क्या निकला, HSPQ ग्राफ द्वारा यह स्पष्ट होता है कि प्रयोज्य का व्यक्तित्व तो कम आकर्षक है। मतलब उसका जो ग्राफ था वो किस साइड, लेफ्ट साइड ही पूरा लाई कर रहा था, इसलिए उसका जो व्यक्तित्व है, उसकी पर्सनैलिटी जो है वो कैसी है, कम आकर्षक है। फिर लास्ट में अब हम लोग देखते हैं कि उसका शैक्षिक महत्व क्या है। अब हमने पूरा टेस्ट कर तो लिया है, लेकिन इसका शैक्षिक महत्व क्या है, शिक्षा में इसका उपयोग क्यों किया जाता है, इसको देखते हैं। अब इसका उपयोग इसलिए किया जाता है, देखिए यह परीक्षण छात्र के व्यक्तित्व के बारे में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह प्रयोग जो है, यह परीक्षण प्रयोज्य के सामाजिक व्यवस्थापन में सहायक होता है। प्रयोज्य को शैक्षिक व व्यावसायिक निर्देशन देने में यह परीक्षण उपयोगी है। इस परीक्षण में व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों की जानकारी मिलती है। ठीक है, ओके, आप लोग को सबको समझ में आ गया। एक बार अगर ना समझ में आया हो तो फिर से देखिएगा, और अगर आपको ये यूज़फुल लगा हो तो आप लोग इसको वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।